अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया था, ब्रीफ करके बता दिया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस तरह निकलता है। सही है, IAS 16 के बारे में आज उसी ब्रीफ को थोड़ा सा बताते हुए आगे चलेंगे कि इसमें करना क्या है हमें इस चैप्टर में। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का चैप्टर हमारे पास सबसे लास्ट चैप्टर IAS 16 है, डेप्रिसिएशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था रिलेटेड विद फिक्स एसेट होता है, मतलब जो भी हम लोग फिक्स एसेट को यूज़ कर रहे होंगे उसको आहिस्ता आहिस्ता खर्च कर रहे होते हैं। सही है, मैंने आपको केक वाली मिसाल दी थी। हाँ, वो फिक्स एसेट नहीं था, मगर वही मिसाल है कि आप लोगों ने केक खा लिया है, मिसाल के तौर पे केक पड़ा हुआ है, जब तक वो रखा हुआ आपके पास एसेट है। सही है, आपने एक चम्मच खा लिया, थोड़ा सा खर्च हो गया, फिर थोड़ा सा खा लिया, फिर थोड़ा सा खर्च हो गया। सही है, इसी तरह जब आप लोग फिक्स एसेट को ख़रीद के लेकर आते हो ना, तो वो एक साथ एक्सपेंस ना आउट नहीं होता है, क्योंकि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी लॉन्ग लाइफ की वजह से उसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खर्च हो रहा होता है, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन करते हुए खर्च कर रहे होते हैं। सही है, एयर टू एयर फाइंड, जितना फिक्स एसेट यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे, मतलब जितना भी एयर के अंदर जितना भी हम लोग यूज़ करेंगे एक एसेट को। मिसाल के तौर पे पंखा मैं जनवरी मन को लेकर आता हूँ और मेरा एयर एंड है December 31। सही है, तो जनवरी से दिसंबर तक के एक पंखा जितना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो उस हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। सही है, नेक्स्ट हमारे पास फिक्स एसेट के कुछ टाइप्स है। फर्नीचर हो जाता है, मशीन हो जाती है, इक्विपमेंट। सही है, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट के लिए हमारे पास आती हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हमारे पास आती हैं, और फिर हम इसको एयर टू एयर डेप्रिशिएट करते हैं जैसे हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं डेप्रिशिएट, क्या होता है डेप्रिसिएशन, सही है, क्या लगता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। मगर फर्स्ट अभी ये समझ लो कि इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर आपके पेपर में मशीन और इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग्स के ऊपर ज़्यादातर डेप्रिसिएशन फाइंड करना होता है। सही है, फिर हमारे पास ये लैंड। देखो, डेप्रिसिएशन खाली उन्हीं चीज़ का निकाल सकते हैं जिनकी लाइफ जो है ना, वो एक मतलब लाइफ जो है वो हमें पता है। सही है, मतलब इस हद तक जाकर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सही है, बिल्डिंग्स होती है 15-20 साल, मशीनें होती हैं इसी तरह। सही है, मगर लैंड क़यामत तक रहने वाली चीज़ है, वो अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगी, वो डेप्रिशिएट नहीं हो सकती, वो एप्रिशिएट होती है। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। सही है, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी, हमें सबसे पहले इसके अंदर कंप्यूटेशन नेट कॉस्ट ऑफ असेट, मतलब जो भी हम लोग असेट लेकर आते हैं हमें सवाल पे सबसे पहले उसकी कंप्यूटेशन निकाल के उसकी नेट कॉस्ट बाहर करनी होती है। सर नेट कॉस्ट क्या है? नेट कॉस्ट उसकी रियल कॉस्ट होगी कि जितना का हमने उसको ख़रीदा है। सही है, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास किसी भी एसेट को खरीदते वक्त, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही है, और एक होता है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होंगे जब हम लोग एसेट को खरीद रहे होंगे, उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे। देख लेते हैं ज़रा इसको, जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे और उनके बगैर एसेट रेडी टू यूज़ नहीं हो सकता। मतलब डेप्रिसिएशन कब से फाइंड करना शुरू करना है? जब आपके पास एक चीज़ आ गई रेडी टू यूज़ की हालत में मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं बहुत सारी कुर्सियाँ लेकर आता हूँ और एक कमरे में रख देता हूँ। सही है, अभी उस कुर्सी पे मैंने किसी को ना बिठाया ना कुछ करा है, मगर क्या वो कुर्सियाँ रेडी टू यूज़ है ना मेरे पास? सही है, मैंने अपने कमरे में उसको रख दिया है। सही है, मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, फिर भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि वो मेरे पास रेडी टू यूज़ पड़ी हुई है। जबकि एक मशीन है, मैं मशीन लेकर आके मैंने अपने पास रख तो दी, मगर मशीन की इंस्टॉलेशन करवानी पड़ेगी, मुझे फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, मशीन को प्रॉपर सेट करवाना पड़ेगा। अभी रेडी टू यूज़ नहीं हुई है, मैं सारे काम करवाऊंगा जब जाके रेडी टू यूज़ होगी, और जैसे ही ये रेडी टू यूज़ हो जाएगी, इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगी, सही है, उस दिन से डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होंगे जिनके बगैर मशीन रेडी टू यूज़ की हालत में नहीं आती। भाई मशीन को अगर चलाना है तो ये एक्सपेंडिचर करने लाजमी होंगे। सही है, मैंडेटरी हैं ये सारे एक्सपेंडिचर, आपको लाजमी करना है। सही है, इसी तरह जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आप करो नहीं करो, असेट की ज़ात पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके सही है, आप टाइल खरीदने जा रहे थे, आपने टाइल खरीद, आप किसी जगह पे टाइल या कोई भी चीज़ खरीदने के जा रहे हो, आप आने जाने का खर्चा सब कुछ ऐड करके उस चीज़ की कीमत को जब यहाँ पे लाके बेचोगे तो बताओगे। ऐसा ही है, तो सिंपल सी बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर होंगे जो मशीन आप खरीदोगे तो सही, मगर उसके ऊपर कुछ ऐसा एक्सपेंस भी करोगे जो मशीन पे जिसकी ज़ात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है, आप उसको मशीन की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं करोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐड नहीं करेंगे। सही है, ये बात ध्यान में रखना। बस आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के टाइप्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जाहिर सी बात है ज़रूरी है, बगैर ट्रांसपोर्टेशन के मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम लोग जो अपनी मशीन को इधर उधर करेंगे वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए है और उसका खर्चा देना लाजमी है। बगैर खर्चा दिए कुछ नहीं हो सकता। फिर इसी तरह इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट अगर बाहर से आ रहा है आपने ड्यूटी दी होगी। डॉक चार्जेस, डॉक बोलते हैं उस जगह को जहाँ इंपोर्ट होकर आपका माल रखा जाएगा, कस्टम के वेयर हाउस उसको वैसे डॉक बोलते हैं, सही है। तो जाहिर सी बात है वहाँ के चार्जेस भी देना लाजमी है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, यहाँ गौर से सुनना, ये वाहिद इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस होगा जो मशीन की कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। बाकी सारे इंश्योरेंस ऐसे इंश्योरेंस हैं जो भी आए आपके पास उसको इग्नोर कर देना है, ऐड नहीं करना, सही है। इंश्योरेंस ट्रांजिट क्या होता है? रास्ते का इंश्योरेंस। मिसाल के तौर पे आपकी मशीन जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान आ रही है और आपने रास्ते का इंश्योरेंस करवाना है, वो लाजमी करवाना होता है जब भी हम लोग उसके पैसे ऐड कर देते हैं मशीन की कॉस्ट के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जब भी लिखा हुआ है। लोडिंग अनलोडिंग, मशीन पहुंच गई, आप उसको लोड अनलोड करवाते हुए पैसे दोगे, जाहिर सी बात है इसके बगैर मशीन आपके पास कैसे पहुंचेगी। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग हो गई, फेरेटिन हो गया, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइप है। इंस्टॉलेशन के बगैर भी आपकी मशीन नहीं चल सकती। फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपके घरों में जनरेटर होगा, जनरेटर या तो किसी चीज़ पे रखा हुआ होगा या तो जनरेटर के टायर्स वगैरह होंगे तो उसको ऐसे ही रखा हुआ होगा, सही है। अब वो किसी जिसके जनरेटर के टायर्स नहीं है, जिसके घर में जनरेटर है और उसके जनरेटर के अंदर टायर्स नहीं है, तो किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ होगा, टायर हो गया, फॉर्म हो गया, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जब जनरेटर चलता है तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है और वो इधर उधर चलना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है इधर उधर, सही है। तो भाई इधर उधर भागने से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर रख दें ताकि वाइब्रेशन से दूर ना हो। अब सिंपल सी बात है, कितना बड़ा प्लांट जो कि 4-5 कमरों के इतना बराबर है, उसको चलाओगे क्या वो वाइब्रेट नहीं करेगा? और वाइब्रेट करेगा तो आपकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फाउंडेशन बनाते हैं प्रॉपर, उसकी ज़मीन पर खड्डा वड्डा करके एक प्रॉपर फाउंडेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे फिक्स करते हैं, फिर उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। तो ये करवाना भी लाजमी होता है। तो मशीन की मतलब जो भी एसेट आप लेकर आओगे उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। फिर उसके बाद हमारे पास है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मशीन की कॉस्ट या एसेट की कॉस्ट या फर्नीचर वगैरह जो भी आप फिक्स एसेट लेकर आ रहे हो उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होंगे। उसमें है फायर इंश्योरेंस, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर, चालान काट लिया रास्ते में, इंटरेस्ट और लोन दे रहे हो, आपने मशीन खरीदी है बैंक लोन के ऊपर, आप उस लोन का इंटरेस्ट दे रहे हो, ये भी मशीन की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा, सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, सही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, ABC कंपनी के नाम से अब मशीन लिस्ट प्राइस कितनी दी हुई उसने? 5 लाख विद ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड क्रेडिट टर्म कितना है 5/10 एंड अपॉन 30। मेड द कंपनी मेड द पेमेंट विद इन अ डिस्काउंट पीरियड एंड पेड 4% GST, अदर एक्सपेंडिचर आर एस फॉलोज। इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम, डॉक चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, पैकिंग चार्जेस, फायर इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंस्टॉलेशन, फाउंडेशन और लोडिंग अनलोडिंग, सही है। ये सवाल है। अब करना ये है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सवाल से आगे बढ़ेंगे, सही है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे कैसे करना है। बट नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आओ तो पुराना वाला सब कुछ रिवाइज करके आना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, और बुक में आपके पास ये सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो ये बुक मैंने जो आप लोग को बताई है उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे।